नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज चुनावी महासंग्राम में हम आपके साथ आधा घंटा नहीं बल्कि पूरा 1 घंटा रहेंगे, क्योंकि आज खास दिन है। आज उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण और उत्तराखंड की 69 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। वोटिंग हो गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में दूसरा दौर और उत्तराखंड की 69 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। खास बात यह रही, आज के लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में लोग, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले और मतदान किया। मतदान करने वालों में हर उम्र के लोग शामिल रहे। इन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों ने आज लोकतंत्र में अपनी ताकत का इजहार किया। आप अपने स्क्रीन के दाईं बाईं तरफ आप उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं तस्वीरें और दाईं तरफ उत्तराखंड की, और दोनों जगह पर मतदान जो है वो बेहतर मतदान हुआ। ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग निकले, वोट किया। उत्तराखंड में 69 सीटों पर मतदान हुआ, बम्पर मतदान हुआ। पिछली बार के मुकाबले वोटों के प्रतिशत में देखा गया खासा इजाफा। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आएंगे। और उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में मतदान हुआ संपन्न। 5 बजे तक 65% से ज्यादा पोलिंग। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव से ज्यादा हुआ इस बार मतदान। और उत्तर प्रदेश में अब सबकी नजरें तीसरे चरण के चुनाव पर। तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज उतरे मैदान में। तो आज की 3 सुर्खियां। उत्तराखंड में रिकॉर्ड मतदान हुआ। यूपी में भी बम्पर मतदान, 65% पोलिंग हुई और नजरें अब सबकी तीसरे चरण के चुनाव पर। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव पर। और इस वक्त हमें रुकना पड़ रहा है। हम सीधा आपको ले चलते हैं। कैबिनेट की ब्रीफिंग इस वक्त चल रही है और वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। There was a single bid, and 17 contracts, there were multiple bids. So, with regard to these contracts, 14 plus 17, the cabinet finalized 31 of these proposals. Hopefully, this will lead to exploration in the field of oil, more investment and more employment. The second major proposal which came before the cabinet was with regard to the merger of the State Bank of India with its 5 subsidiary banks. The cabinet had earlier in principle cleared the proposal. It had then gone to the boards of the various banks which had granted the approval. The recommendations of the boards was considered today, and the cabinet therefore cleared the proposal for merger of the State Bank of India into the State Bank of India of its 5 subsidiary banks, namely the State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Travancore, State Bank of Mysore, and State Bank of Patiala. This merger will certainly lead to far greater operational efficiency. It will lead to synergy of operations within these banks, and obviously because it will cut down the cost of operations, the cost of funds itself will come down. With this, the State Bank of India, with all these 5 subsidiaries merging in it, will also become a very large bank, not merely from the domestic point of view, but actually a global player in its very size. These were the 2 important decisions which have been taken. The others, 1 or 2 decisions will be conveyed to you by the PIB.
महिला बैंक का प्रस्तावना अभी अंडर कंसिडरेशन है, उसके संबंध में आज कोई निर्णय नहीं लिया गया। देखिए, इस मर्जर में इसका इफेक्ट है शायद उसकी स्पेसिफाइड डेट होगी जो बताई जाएगी। लेजिस्लेशन भी तो अमेंड हो गया सब्सिक्वेंट है सर। क्या ये भी डिसाइड हो गया कि मर्जर के बाद कितने ब्रांचेज होंगे, कितने एम्प्लॉइज होंगे? देखिए, अब वो बैंक्स अपना ऑपरेशनल करेगा, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय की कंडीशंस ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं, उनके सर्विस के डेट्रीमेंट में नहीं तय होंगी। ये मर्जर की एक स्मूथ व्यवस्था रहेगी। देखिए, आज उसके संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ, वो प्रस्तावना। दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक के बाद, कैबिनेट की मीटिंग के बाद कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दे रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली। जो एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसकी जो 5 सब्सिडरी बैंक हैं, उनके साथ मर्जर जो है उसकी अनुमति दे दी गई है। और ये जो 5 बैंक हैं, इनमें प्रमुख रूप से स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इस तरह से जो 5 सब्सिडरी बैंक हैं, उनका मर्जर की अनुमति जो है दे दी गई है। और इस मर्जर के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ग्लोबल लेवल पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर एक इंटरनेशनल प्लेयर की तरह से जो है बड़ा बैंक के रूप में सामने आएगा। और एक बात और उन्होंने खास तौर से बताया, उन्होंने कहा कि इस मर्जर को इतना स्मूथली किया जाएगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले हैं इन बैंकों में, उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो जिस तरह की उसी तरह की रहेंगी। तो ये हमारी आज की एक हमने आपको एक बड़ी खबर बताया। और इससे पहले कि जनादेश में हम फिर आए, हम एक बार आपको इस वक्त आपको लिए चलते हैं, सीधा इलाहाबाद लिए चलते हैं। और इलाहाबाद में इस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद। अरे इतना साल मौका दिए तो आपने धोखा दिया है, आपने कुछ नहीं किया है। अब चुनाव में 2012 में लोगों ने समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी आपने क्यों अनदेखा किया? उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बन पाया? समाधान नहीं है। उस चुनाव में 2012 में अकेला समाजवादी पार्टी अपना बलबूत के आधार पर, अपना साइकिल चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़के जीत गया। अभी चुनाव आया, विश्वास खो गया। अखिलेश के पास विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के पास समझौता किया और अपना साइकिल, पिताजी से साइकिल छीन लिया और पिताजी को साइकिल से हटा दिया और राहुल को बिठा दिया पीछे। और उनका हैंडल राहुल जी का हाथ में दे दिया और कहने लगे, देखो मैंने हैंडल उनका हाथ में दे दिया। कौन सी हाथ है जी? जो हाथ देश का बर्बाद किया, 50 साल देश में राज करके भ्रष्टाचार चरमसीमा में ले गए, ऐसी कांग्रेस पार्टी का हाथ में इन्होंने साइकिल का हैंडल दिया और पिताजी को हटा के राहुल जी को बिठाया। विश्वास खो गया। मैं उनसे सीधा पूछना चाहता हूं, आप भी सोच लीजिए, 2012 में समाजवादी पार्टी अकेला चुनाव लड़के जीत गए, बहुमत प्राप्त किया। क्या हुआ 2017 में? अब विश्वास खो गए और कांग्रेस के साथ दिया। ये कांग्रेस पार्टी के जमाने में क्या होते थे? 14 में आप लोगों ने मोदी जी को क्यों वोट दिया? उस समय भ्रष्टाचार, भयंकर नेतृत्वहीनता, निकम्मी सरकार, ऐसा लोग आलोचना करते थे। मैं हमेशा मेरा तरफ से बोलते थे, पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स। पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स। वो दूसरा मैडम, अभी पीएम प्रिसाइड्स, टीम डिसाइड्स। यही मोदी जी का स्पेशलिटी है, पीएम प्रिसाइड्स, टीम डिसाइड्स। उस समय सरकार के बारे में लोग कहते थे, कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में, जहां एसपी बीएसपी कांग्रेस मिलकर दिल्ली में सरकार चलाया, उसमें स्थिति क्या था? याद रखिए, 1 कदम आगे 3 कदम पीछे, 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। वही स्थिति था कांग्रेस का राज में। आज क्या स्थिति है? आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और विकास तेजी से आगे बढ़ रहे। पूरा देश में स्मार्ट सिटीज बन रहे, अमृत नाम पे शहरों का उत्थान हो रहे। बिजली, जहां बिजली नहीं पहुंच गया, ऐसा 11,000 इलाके में बिजली पहुंच गया। हर एक वर्ग का उत्थान के लिए मोदी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा और मध्यम वर्ग, उनका उत्थान के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे। कांग्रेस के जमाने में क्या होते थे? सुबह घोटाला, दोपहर में घोटाला, रात को घोटाला, घोटाला होते थे। स्कैम स्कैम स्कैम। और उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं। उन्होंने जमीन के ऊपर घोटाला किया, कॉमनवेल्थ क्रीड़ा घोटाला।
उन्होंने जमीन के अंतर्गत भूगर्भ में घोटाला किया, कोयला घोटाला। उन्होंने आकर ये हम आपको उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से सीधा दिखा रहे थे, सीधा प्रसारण था ये। और इस वक्त वेंकैया नायडू केंद्रीय मंत्री एक जनसभा को वहाँ संबोधित कर रहे हैं, चुटकी ले रहे थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने पिता को साइकिल से उतार दिया, राहुल को बैठा लिया और राहुल को साइकिल का जो हैंडल था वो राहुल के हाथ में थमा दिया। तो ये चुटकी ले रहे थे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश की 67 विधानसभा सीटों के लिए आज पोलिंग हुई है और आज हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में हुए मतदान में शाम 5 बजे तक 65.5% मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 65.5% मतदान। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटा है, पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत क्या कहता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बढ़ा मतदान प्रतिशत जाहिर तौर पर कई नेताओं के, कई राजनीतिक पार्टियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। और उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड में 68% मतदान हुआ है। ये भी उत्तराखंड के मतदान का ये रिकॉर्ड टूटा है। 68% मतदान हुआ है। राज्य में सुबह से जो बम्पर वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक 68% मतदान की खबर है। ये एक नया रिकॉर्ड बना है। पिछली बार यहाँ 66.17% मतदान हुआ था और ये शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग के आंकड़े हैं 65 और 68%। चुनाव आयोग के शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं और जो 5 बजे के बाद जो थोड़े से और आंकड़े आएंगे उनमें ये जाहिर तौर से मतदान प्रतिशत और बढ़ा होगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। इस पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया जगदीश जी। जगदीश जी, ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ा, उत्तराखंड में रिकॉर्ड हुआ है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जहां मतदान प्रतिशत बढ़ता है, उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत अगर बढ़ा है और 2 बड़ी त्रासदियां उत्तराखंड को झेलनी पड़ी, निराशा का माहौल है, उसके बाद भी अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो इसका अर्थ है कि लोग निर्णायक रूप से मत दे रहे हैं, कोई व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार से अधिक मतदान ये दिखाता है कि वो निर्णायक कोई निश्चयात्मक जनमत लोग देने को बैठे हुए हैं। पहले चरण का भी मतदान हमने देखा, दूसरे चरण में इससे भी ज़्यादा हुआ। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई हंग असेंबली बनने वाली है, मैं नहीं समझता आगे के चरणों में भी संभवतः अच्छा मतदान होगा और उत्तर प्रदेश का भी मतदाता कोई निर्णायक मत देने के मूड में इस बार दिखाई देता है। मैं उत्तराखंड की थोड़ी सी बात करूँ। आपने कहा उत्तराखंड में 68% मतदान हुआ, निर्णायक आप मतदान मान रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे एक बार ही एनडी तिवारी को बिल्कुल बहुमत के नंबर पर आकर वो अटक गए थे और उसके अलावा कभी भी बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला। तो आप निर्णायक वोट की जब बात करते हैं तो क्या उम्मीद करें इस बार उत्तराखंड में जो भी पार्टी जीतेगी उसे इतनी सीटें जरूर मिलेगी, कंफर्टेबली वो सरकार बना पाए? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार वैसा जनमत आएगा, इसलिए कि उत्तराखंड का चुनाव का जो पिछले 3 चुनाव का इतिहास है वो बहुत कांटे की टक्कर 19-20 सीटों पर कुछ मतों से और उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 70 मतों से 15-14 मतों से तक उम्मीदवार वहां जीते हैं। लेकिन इस बार चूंकि जिस उत्साह में, देखिए ऊपर के पहाड़ी इलाकों में जहां पर करीब 34-36 सीटें हैं विधानसभा की, वहां भी अच्छा मतदान हुआ है, ठंड के बावजूद हुआ है और बाधाओं के बावजूद हुआ है। शहरों में हम देख ही रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आपने दिखाई, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसका अर्थ है कि मतदाता इस बार मन बना के आया है कि वो बदल के रहेगा चीज़ों को। तो मैं समझता हूं कि इस बार वैसी स्थिति नहीं होगी और जो सरकार आएगी वो पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। बिल्कुल। और हमने आपको बताया कि ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। पहाड़ी इलाका है खासकर उत्तराखंड और वहाँ पे जो पहाड़ों पे जो पोलिंग हुई होगी उसके आंकड़े देर शाम तक जो हैं वो और आंकड़े आएंगे। तो 68% मतदान का जो प्रतिशत है बढ़ भी सकता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम। इन हाथों ने हमें चलना सिखाया, बरसों से ये रिश्ता कायम, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जगाया, बरसों से जिम्मेदारी निभाने का पाठ पढ़ाया रिश्ता और अटूट विश्वास का एहसास दिलाया। इन्हीं हाथों ने वक्त के संग रिश्तों को संजोया, बरसों का तजुर्बा अपने पन्ने पे रोया, देश की उन्नति में हाथ बटाया और खुशियों से घर घर को सजाया। इस
सुनहरा सफर है 60 सालों का, सुरक्षा और समृद्धि भरे हाथ सदा आपके साथ। LIC। कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की पोलिंग हुई, 65% से ज्यादा पोलिंग हुई है। दूसरे दौर में उत्तर प्रदेश की 67 सीटों पर आज सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई तो पहली बार अपना वोट डालने के लिए जो वोटर निकले थे उन युवाओं में गजब का जज्बा और उत्साह दिखा। बिजनौर से लखीमपुर तक हमारे संवाददाताओं ने ऐसे कई युवाओं से बात की और जाना आखिर इस लोकतंत्र के पर्व में क्यों हर एक वोट इतना जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र में पहला कदम, वयस्क नागरिक का अधिकार और अधिकार से ज्यादा कहीं कर्तव्य। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही जज्बा दिखा प्रतिमा के चेहरे पर। अपना मन चाहा उम्मीदवार चुनने की खुशी इनके चेहरे पर खूब दिखी। हम काफी एक्साइटेड थे आज को लेके। हम काफी दूर से चल के भी आए हैं। आज का काफी अच्छा लगा मुझे वोट देके। पहली बार मतदान किया, क्या सोच रही हैं? सोच रहे हैं कि पहली बार मतदान किया कि अच्छी से अच्छी सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिले और महिलाओं की सुरक्षा बढ़े। उत्तर प्रदेश में मतदान का आज दूसरा चरण और इसमें प्रदेश के 11 जिलों में मतदान हुआ। ऐसे में पहली बार मतदान करने का उत्साह सभी जिलों में दिखा। बरेली के इस मतदान केंद्र पर भी अपने मुद्दों पर अपना वोट देने का उत्साह, अपने कर्तव्य का एहसास पहली बार के वोटरों में गजब का दिखाई दिया। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर आई है, जानते हैं उससे क्या है उसके मन में जिस समय वो वोट करने आई। आप पहली बार वोट कर रही हैं आज? यस ऑफ कोर्स। आपके दिमाग में क्या था ये वोट करते समय, क्या आपके मुद्दे? मैंने वुमेन प्योरिटी के लिए करा और अपनी जैसी तमाम लड़कियों के लिए करा है वोट, जिससे हमारे देश सुरक्षित हो सके और बेटियों के लिए। लखीमपुर खीरी, बरेली के साथ ही बिजनौर में भी पहली बार वोट डालने निकले युवाओं का मिशन साफ था। युवाओं के फैसले स्पष्ट दिखे। बड़ी बेबाकी से रोजगार, शिक्षा, बदलते समाज और नए जमाने के भारत पर युवाओं का रुझान पोलिंग बूथ पर लगा रहा। कुछ अच्छा होना चाहिए और जो हमारे यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है वो होनी चाहिए। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर बदतमीजी ज़्यादा होती है और कुछ अच्छा नहीं होता है, वो सब अच्छा होना चाहिए। सो दिस माई फर्स्ट वोट एंड आई होप फॉर देयर बेस्ट रिजल्ट्स। यहाँ लड़कियों की थोड़ी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है और एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी कमी रहती है, तो आई विश कि जो भी सरकार आए, जो भी एक कैंडिडेट हो, एक ऐसा हो कि हमारे लिए कुछ करे, लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए करे और यंगस्टर्स की एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करे। एक तरफ सुरक्षा युवाओं में बड़ा मुद्दा रहा तो वहीं रोजगार भी।
मैं चाहता हूँ जो भी सरकार आए, आई नो कौन आए, बट जो भी आए हम लोगों के लिए अच्छा वर्क करे और रिसोर्सेज के लिए वर्क करे। और हम लोगों का जॉब्स की प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल के यंगस्टर्स की, तो उसको रिसोर्सेज के लिए करे और डेवलपमेंट एंड ऑल। ये है बदलते युवा, उभरते युवा की तस्वीरें। युवा देश के भविष्य हैं, तो इनकी उम्मीदों में, इनके सपनों में एक ऐसा नया देश और प्रदेश भी है जो सर्वशक्ति संपन्न हो। ऋतु वर्मा, शैलेंद्र के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज बिजनौर। तो इधर पहली बार वोट देने वाले मतदाता, और जगदीश जी खास तौर से बहुत साफ तौर पे दिख रहा था, जितनी महिलाएं थी, जितनी युवा बच्चियां थी जिन्होंने पहली बार वोट किया, वो बार बार एक ही बात कह रही थी, महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों के साथ जो छेड़खानी होती है, और रोजगार दूसरा बड़ा मुद्दा कह सकते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मतदाता है जो सुरक्षा के दावे सरकार करती रही है, वो उसको बता रहा है कि उसमें कितना दम है। अगर मैं सुबह भी कई आपके चैनल पर मैंने देखे थे जब मतदान चल रहा था, तो युवा सामान्यतः एक ही बात कर रहे थे, लड़कियां खास तौर पे महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही थी और रोज़गार की बात कर रही थी। फिर सड़क अच्छी होनी चाहिए, हमारे यहाँ कोई ऊंचा माने हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कहीं कोई पुल की बात हो रही थी। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा मतदाता है और वो अपने प्रदेश के विकास के लिए सचमुच चिंतित है। वहाँ की जो समस्याएं हैं वो उसको चिंतित करती हैं, तकलीफ देती हैं, और जब भी कोई कैमरा लेकर आता है तो वो बताता है। ये संदेश भी है उन लोगों के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं कि वो सिर्फ झूठे वादे न करें। अगर उन्होंने सचमुच इस फ्रंट पर कुछ करके दिखाया है तो उसके आंकड़े लोगों के सामने दे। युवा, आज के युवा को आप मूर्ख नहीं बना सकते, और चुनाव की भाषणों में सिर्फ बातें कहकर उसको नहीं बहला सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को तुरंत जान लेता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो मैं समझता हूं कि युवा जो है उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षा को व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, और युवा जो है वो वोट कर रहे थे, खास करके महिलाएं जो है, महिला सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ और आंकड़ों को लेकर आपके सामने आएंगे और उन पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर।
सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जहां हम आज बात कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जहां पर उत्तर प्रदेश में आज दूसरे दौर का मतदान हुआ, वहीं उत्तराखंड की 69 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 67 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही महिला वोटर पोलिंग बूथों पर अच्छी खासी संख्या में नजर आई। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी लोकतंत्र के मजबूत होने का सबूत देती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आधी आबादी की ताकत को दिखाती हैं। जब उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान शुरू हुआ तो सुबह से ही बड़ी तादाद में महिलाएं अपने घरों से निकली। चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक, नई उम्मीदें और एक ऐसे समाज की कल्पना जहां इनके लिए इनके हिस्से की जगह हो, इनके सपनों को भी उड़ान मिल सके। क्या सोचकर आप आई हैं वोट करने के लिए? क्या आपके मुद्दे क्या? हमारे मुद्दे ये है कि जो सरकार देश का विकास करे, ईमानदार हो, उसको हम वोट देंगे। महिला सुरक्षा मुद्दा है हमारे लिए। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती, अब हम उसी को वोट करेंगे जो हमारी सुरक्षा कर सके। महिला सुरक्षा इज द मेन पॉइंट फॉर अस। इनके इरादे साफ हैं कि ये क्या चाहती हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीति में काले और सफेद की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। मेरा ठीक तेरा गलत का खेल भी ये लोग देख रही हैं, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करती ये महिलाएं अब अपने मुद्दों की बात करती हैं। इनके पापा का जो गरीब लोग हैं उनका रोजगार हो जाए, बाहर ना जाए, ये समय पे घर पे आ जाए, इतना नौकरी मिल जाए, कुछ गरीबों के लिए कुछ काम हो जाए। जी मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ देश का विकास हो अच्छे से, और महिलाओं की भी मतलब बात को समझा जाए, उनकी भी रिस्पेक्ट मतलब करी जाए कि मतलब अगर वो कुछ चाहती हैं तो उनको भी मतलब उनका पूरा किया जाए। सुबह से शुरू हुआ इनका वोट डालने का सिलसिला शाम तक चलता रहा। कहीं दो पीढ़ियां एक साथ दिखाई दी तो किसी की उम्र ज्यादा है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को उम्र के आखिरी पड़ाव में बीमारियां सता रही हैं, लेकिन इनके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई। हमेशा वोट डाले? अब तो डलती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो हमेशा डलती हूँ। असल में हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। बीते 2-2.5 दशक में अगर हमारे लोकतंत्र ने नई ऊंचाइयां छुई हैं, तो उसके पीछे इस आधी आबादी का बड़ा हाथ है। ऋतु वर्मा और अनुज यादव, उत्तर प्रदेश, डीडी न्यूज। तो महिलाओं का जो मत प्रतिशत था वो भी आज बड़ी तादाद में महिलाओं ने वोट किया, और लगभग कह सकते हैं कि सभी महिला जो वोट देने के लिए, उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कम से कम जब ये कोई महिला कहती है तो फिर मुख्यमंत्री अखिलेश के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा देते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को अब तक असुरक्षित महसूस करती रही हैं। इस पर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट पर नजर डालें। लोकतंत्र के महापर्व में हर वोट अहम है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज जो दूसरे दौर का मतदान जो संपन्न हुआ, दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर कुछ अलग रंग भी देखने को मिले। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ अलग रहा आज के मतदान में। लखीमपुर खीरी के 2 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें पहले मतदान फिर कोई दूसरा काम के जुमले को सही साबित कर रही हैं। एक दुल्हन जो ससुराल जाने के लिए तैयार खड़ी है, उसने अपने सपने सजाने से पहले उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारना ज्यादा अच्छा समझा। इसी तरह कटान की वजह से अपने मतदान केंद्र से दूर रह रहे मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होना ज्यादा बेहतर समझा। उम्मीदों की नाव पर सवार ये लोग अपने अपने सपनों की नाव को भी पार लगाना चाहते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में हुए मतदान में इन महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान की कतारों में खड़ी महिलाएं अपने बच्चों को गोद में उठाए इन उम्मीदों के साथ नजर आईं कि आने वाली सरकार कुछ ऐसा करेगी जो इनके आने वाले भविष्य को संरक्षित करेगी।
मतदान के दौरान ऐसे भी लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे जो किसी भी कीमत पर अपना कीमती वोट डालना चाहते थे। उन्होंने बाधाओं की परवाह नहीं की और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुरादाबाद के एक पोलिंग बूथ पर मतदान करने वाले इस दंपत्ति ने सभी के लिए प्रेरणा का काम किया। अक्सर पिकनिक पर जाते हुए हमने पूरे परिवार को एक साथ देखा होगा, लेकिन लखीमपुर खीरी का ये परिवार सभी के लिए एक उदाहरण साबित हुआ, जिसने एक साथ मिलकर मतदान में हिस्सा लिया। पूरा परिवार साथ में आया है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनकी दोनों बहुएं हैं। इस तरह जब लोग आते हैं तो एक तरह से कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। जो व्यवस्था है, जो चुनाव आयोग है, उसने जो इंतजाम किए हैं उसको लेकर उसमें दादा दादी से तो बात कर ली। आप दोनों बहुएं बताएं कि जब आप मतदान करने जा रही थी तो उस व्यवस्था को लेकर क्या सोचना था? नहीं, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। पहले तो हम लोग को ये सब देखने को नहीं मिलता था, पता ही नहीं चलता था कैसे जाना है, कहाँ जाना है। उत्तराखंड के एक पोलिंग बूथ पर इन जनाब को देखकर सभी हैरत में पड़ गए। चुनाव आयोग ने 18 की उम्र न होने के कारण भले ही इन्हें मताधिकार का अधिकार न दिया हो, लेकिन लाइन में खड़े हो ये भी लोकतंत्र के पर्व को मनाने में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से शैलेंद्र मिश्र और उत्तराखंड से नदीम अंसारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के मतदान के अलग अलग रंग थे, लेकिन जगदीश जी, इससे पहले जो हमने रिपोर्ट देखी और एक मुस्लिम महिला जब ये कहती है कि महिलाओं को भी बराबरी के हक की बात करती है, उनकी बात का भी सम्मान होना चाहिए, तो इशारा साफ था कि 3 तलाक का मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक मुद्दा लगता है। ये गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया उस महिला ने। मैंने देखा दूसरे कुछ चैनलों पर भी, और आज चूँकि जिन इलाकों में मतदान हुआ वो इलाका ऐसा है जहाँ पर 1/3 के करीब मुस्लिम आबादी है, और लगभग सभी सीटों पर, कुछ सीटों पर तो 50% के लगभग और मुस्लिम आबादी है, और महिलाओं की संख्या हर मतदान केंद्र पर मुस्लिम महिलाओं की संख्या बड़ी संख्या में सुबह से दिखाई दी है। तो मैं समझता हूं कि ये बात जिसका कोई चुनाव में किसी ने जिक्र नहीं किया, चुनाव में न भाजपा की तरफ से ये बात उठी, न और समाजवादी पार्टी या और किसी की तरफ से नहीं हालांकि फतवे मुस्लिम वोटर के लिए होते रहे, अलग तरह होते रहे, लेकिन अगर महिलाओं के दिल में ये बात है, उनके मन में ये बात गड़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में और मुस्लिम महिलाओं की और एक पिटीशन लंबित है जिसमें 60,000 से अधिक दस्तखत हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा, सरकार को भी उसमें कोई नोटिस जारी किया हुआ है। मैं समझता हूं कि ये मुद्दा भले ही धार्मिक नेताओं ने, मजहबी नेताओं ने, उलेमाओं ने ठुकराया हो, लेकिन महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की महिलाएं, वो चाहती है कि वो उनकी बात को सुना जाए। हमने पिछले दिनों मीडिया में भी इस तरह की मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधियों की आवाज़ सुनी, उनके लेख पढ़े। तो अगर एक युवा मुस्लिम महिला उस बात को मतदान केंद्र की लाइन में खड़े होकर कहती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या करने जा रही है मतदान के उस पे बॉक्स में जाकर। तो मैं समझता हूँ कि इस इशारे को राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश के कितना समझा, नहीं समझा, मुझे नहीं मालूम है। जिन लोगों ने मुस्लिम वोटर्स को गोल बंद करने की कोशिश की, संभवतः उन्होंने उस मुस्लिम वोटर्स की उस आधी आबादी को छोड़ दिया, उनको मान लिया कि वो अपने मियाँओं के साथ है। मैं समझता हूँ कि उनका एक अलग सोच है। सुरक्षा की बात उनमें से अनेक महिलाओं ने उठाई है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात को ध्यान नहीं दिया गया और इसका असर हम चुनाव के नतीजों पर देखेंगे। बिल्कुल, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ये मुद्दा किस हद तक राजनीतिक पार्टियों ने इसमें इस मुद्दे को लेकर अपना प्रचार किया, एक अलग बात है। और जैसे जगदीश जी ने भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा इस चुनाव में। और जिन लोगों ने मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश की, कई फतवे जारी हुए, उन फतवों से अलग जाकर भी मुस्लिम महिलाएं वोट करती हुई दिख रही हैं, ऐसा लगता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तराखंड की भी बात करें तो लोकतंत्र के महापर्व को मनाने में उत्तराखंड की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाली महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे।
अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, ना यहाँ ना और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब बात उत्तराखंड की करें तो लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाएं भी आज खूब बढ़ चढ़ के घरों से निकली थी। आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाली महिलाओं ने इस आज के मतदान में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं। यही लोकतंत्र की ताकत है, मजबूती है। एक वक्त था जब घर के पुरुष ये तय करते थे कि चुनाव में वोट किसे देना है, लेकिन अब वक्त बदला है। इस आधी आबादी की सोच बदली है। अब किसी बंदिश में नहीं है, अब ये अपने मुद्दे पर वोट करती हैं। पहले से ही ये माना जाता था कि जहाँ पर पति कह देता है, परिवार कह देता है, या भाई बहन या पिता कह देते हैं कि यहाँ पर वोट करना है, तो महिला अक्सर वहीं पर वोट करते हैं। क्या ये ट्रेडिशन अब बदला है? इसमें कुछ बदलाव आया है? अब अपने मन के मुताबिक आप प्रत्याशी चुनते हैं या अभी भी वही फॉलो करते हैं? नहीं, अब हम अपने मन की बात सुनते हैं। आजकल किसी का जोर नहीं है, महिलाओं को अपने दिल की बात सुनना चाहिए। महिला को एक आदमी कह रहा है कि आपको यहाँ वोट देना चाहिए, वो एक फोर्सफुली थी। बट आजकल इंडिपेंडेंट, हर कोई इंडिपेंडेंट है और हर किसी का एक राइट है, और उसी राइट के मुताबिक इंसान को वोट देना चाहिए। उत्तराखंड में सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो बड़ी तादाद में महिलाओं ने घर से निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत की। जैसे जैसे दिन चढ़ा कतारें लंबी होती चली गईं, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। जहन में कुछ सवाल थे जिसके जवाब ये अपने वोट के जरिए चाहती हैं। बच्चे जैसे बेरोजगार फिर रहे हैं, शादीशुदा हैं, उनको ड्यूटियाँ नहीं मिल रही हैं, और हर जगह वो दिखाते हैं अपना इंटरव्यू देहरादून तक हो आए बच्चे, मगर आज तक कोई रोजगार बच्चों को प्राप्त नहीं होता। उत्तराखंड में लोकतंत्र के उत्सव में ये आधी आबादी अब एक मजबूत आवाज है। घर की चार दीवारी में कैद स्त्रियां जैसा जुमला पहाड़ की महिलाओं के लिए अर्थहीन हो गया है। अब पलायन, रोजगार और राज्य में स्थिर सरकार के मायने ये अच्छी तरह से समझती हैं, जो राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रमा त्यागी और नदीम अंसारी की रिपोर्ट, उत्तराखंड, डीडी न्यूज। तो हमने उत्तराखंड की महिलाओं की बात की। उत्तराखंड में नई सरकार बनाने के लिए वोट करने के लिए मतदाता बड़ी जोश के साथ बूथों तक पहुंचे थे, और इस अहम जिम्मेदारी को निभाने वाले सभी लोग अपने घर से बाहर निकले। और उसमें युवाओं की भूमिका जो है वो खास लगी। युवाओं में उमंग देखकर यूं लगा कि वाकई देश का, प्रदेश का भविष्य एक नई युवा पीढ़ी के हाथों में है, जो एक नई लीग पर चलकर अपने मुद्दों पर अपनी सरकार चुनने के लिए आतुर। एक फैसला जो चुनेगा आपकी सरकार, एक वोट जो तय करेगा प्रदेश के अगले 5 साल।
बात जब भविष्य को अपने मुताबिक चुनने की हो तो भला युवा कैसे और क्यों पीछे रहे। जिम्मेदारी को निभाने में युवाओं का जोश अलग ही दिखाई दिया। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। मैं स्पेशली दिल्ली से आई हूँ वोट करने, बिकॉज दिस इज़ माई राइट एंड आई रियली वांट टू कास्ट दिस वोट, बिकॉज वी ऑल आर द चेंज एंड वी ओनली कैन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। सो वेरी एक्साइटेड। राज्य के दूसरे प्रमुख शहर में भी पहली बार मतदान करने वाले युवा अपने वोट की ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ दिखाई दिए। बात विकास की हो या रोजगार की या फिर बुनियादी सुविधाओं की, कुछ ऐसे ही मुद्दे युवाओं के दिलो दिमाग पर असर करते कतारों में दिखाई दिए। बहुत उत्साह था। आज वोट डालना, आज 15 फरवरी है। आज के दिन जो मतदान डाला है इसकी हमें बहुत ही दिन से इंतजार था और हम अपनी नई सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारे इस ज़िले में, नैनीताल ज़िले में जो भी विधानसभा के बने वो यहाँ पे हाई एजुकेशन लाएं और यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको दूर करें। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी के परिणाम जब सामने होंगे तो युवाओं को बाबा नागार्जुन की लाइनें जरूर याद हो उठेंगी। नागार्जुन ने लिखा था, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। देहरादून से रमा त्यागी और नैनीताल से नदीम अंसारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बड़ी तादाद में उत्तराखंड के युवाओं ने वोट किया और जगदीश जी, हम देख रहे थे कि एक युवती दिल्ली से वोट करने के लिए बढ़ गई उत्तराखंड में, तो क्या संकेत है? जाहिर तौर पे वो परेशान होगा कि राज्य में इतनी राजनीतिक उथल पुथल है, स्थिरता नहीं है, राज्य में नौकरी नहीं है, पढ़ाई के लिए मौके नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका प्रदेश भी तरक्की करे। देखिए, उत्तराखंड में जो 75 लाख से कुछ ज़्यादा मतदाता हैं, उसमें से लगभग 1/3 है 35 वर्ष तक की आयु के। और उत्तर प्रदेश के युवा के सामने समस्या क्या है? उत्तर प्रदेश का जो ऊपर पहाड़ों में रहने वाला युवा है वो शहरों की तरफ, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार या फिर दिल्ली की तरफ आ जाता है। हायर एजुकेशन की जैसे वो बात कर रही थी कि हमारे नैनीताल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुए 2000 के बाद अलग हुआ है, इतने वर्षों में भी अगर ये व्यवस्थाएं नहीं हुई, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट बहुत सारी खुली हुई है, तो उच्च शिक्षा की बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वहाँ के युवा के सामने, वो रोजगार की समस्या है। उत्तराखंड के युवा को रोजगार के लिए न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से आगे जाना पड़ता है। उत्तराखंड का युवा पढ़ने में पीछे नहीं है, वो पढ़ना चाहता है और अच्छा एक्सेल करता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी वो एक्सेल करता है। वो जहाँ पर भी मौका मिले वहाँ जाना चाहता है। मैं समझता हूँ राजनीतिक अस्थिरता ने उसको निराश तो किया है, और जिस तरह से दल बदल का खेल चला है और जिस तरह से पार्टियों के भीतर भी मुख्यमंत्री तक बदले गए हैं और जो आपदा आई, उसको लगता है कि उत्तराखंड की जो एक पहाड़ की अस्मिता थी उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, न केवल उनके भविष्य के साथ में बल्कि उत्तराखंड में रहने वाले उन सारे गरीब लोगों के साथ में। देखिए, उत्तराखंड में भी जाति वगैरह बहुत है, लेकिन जो कॉमन समस्या है वहाँ पर जाति के आधार पर वोट उतने नहीं पड़ते जितने कि गरीब या उसके आधार पर पड़ते हैं। तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, विकास की बात है। हम हर मतदाता, हर दूसरा मतदाता विकास की बात कर रहा है। बिल्कुल, डेवलपमेंट लगता है सबसे बड़ा मुद्दा जो है लोगों के जहन में हमेशा से है, लेकिन राजनेता और उम्मीदवार कहीं ना कहीं इससे लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है खड़ा रहना और उस पर अपने आप को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप से जो पिछली सरकार जैसे 2 बड़ी आपदा, प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ, और उसके बाद किस तरह राहत का काम चला, लोगों ने उत्तराखंड के देखा हुआ है। और अभी तक कंकाल नरकंकाल वहाँ निकलते रहे। सारी केंद्र से मिली सारी सहायता राशि जो है वो आपदा राहत में खर्च नहीं की गई। और उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ का युवा ये देखता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और बड़े उत्साह से और बड़े क्रांतिकारी फैसलों के साथ आगे काम करती है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, वो देश में स्वच्छता के लिए लड़ रही है। उनको लगता है उनके प्रदेश की सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ये तुलना है, और इसी वजह से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं किया है। वो नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रही है, उसकी उपलब्धियों के नाम पर चुनाव लड़ रही है। और दोनों प्रदेशों का
और जो युवा मतदाता है या चाहे महिला मतदाता है, उनको वो बातें अपील कर रही है जो वो मोदी जी के यहाँ से कही जा रही है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री की बात हुई तो हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में थे और अब उत्तर प्रदेश में सबका फोकस तीसरे दौर के मतदान पर है। तो प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को आज गरीब विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित पैसों को भी खर्च करने में राज्य सरकार आनाकानी कर रही है, जिसके कारण गरीबों की योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। क्या कारण है कि गरीबों को खिलाने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है? अभी तक आप कौन गरीब है, किसको सस्ते में खाना मिलना चाहिए, उसकी सूची भी नहीं दे पाए। सूची भी अभी भी 50,000 और लोगों को खिलाने के लिए 750 करोड़ रुपया दिल्ली में हमने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रधानमंत्री अब तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और तीसरे दौर पर सबका फोकस है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था लचर होने के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में राज्य में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज बाराबंकी में थे और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के आम किसानों की मदद के लिए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। जो हमारे युवा हैं, चुन चुन कर हम उनकी मदद करेंगे। फैक्ट्री खोलना चाहते हो, हम आपको बैंक लोन देंगे, आपको समर्थन देंगे। आम उगाते हो, ठीक है, आपके पास में हम एयरपोर्ट लगाएंगे, एयरपोर्ट को सड़क से जोड़ेंगे। आपके बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग की एक फैक्ट्री लगाएंगे। लखनऊ का किसान अपने आम को सीधे फैक्ट्री में ले जाएगा, फैक्ट्री उस आम को प्रोसेस करेगी और सीधा हम उसको हिंदुस्तान के बाहर भेजेंगे। तो राहुल गांधी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे मिला, मुझे भी मिला और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। GST वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।
जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊँ। अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जगदीश जी, अब क्योंकि तीसरे दौर के प्रचार बहुत चरम पर है, बहुत संक्षेप में, ये ऐसा इलाका है जहां पर कह सकते हैं कि मुलायम का गढ़ है, वहां पर भी चुनाव है, लेकिन मुलायम अपने ही गढ़ में लगता है घिरे हुए हैं और बिल्कुल डिवीजन दिख रहा है मुलायम के गढ़ में ही उनके वोट बैंक का। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अखिलेश यादव और उनके चाचा के बीच में भले ही अभी एक पार्टी एक चुनाव चिन्ह पर वो चाचा उनके लड़ रहे हैं, लेकिन जो जंग है, उनके चाचा कह चुके हैं कि चुनाव के बाद अगली पार्टी बनाने का बारे में हम बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसका असर उसके परफॉर्मेंस पर, समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस पर निश्चित ही पड़ने वाला है। जहां उनका इलाका है, जहां उनका गढ़ है, और ये संभव है कि दूसरी पार्टियां, पर्टिकुलरली भाजपा, वहां सेन लगा दे और दूसरे या निर्दलीय उम्मीदवार वहां जीते। तो इस लड़ाई का फायदा निश्चित ही और अपोजिशन को, दूसरे विपक्षी पार्टियों को, जब घर में बंटवारा हो तो जाहिर तौर पे प्रतिद्वंदी को फायदा जरूर मिलता है, और मुलायम सिंह का परिवार जो है वो साफ तौर पे बटा हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि चलते चलते आप नजर डाल लीजिए चुनावी टॉप 10 पर। आज की चुनावी टॉप 10 क्या था वो हम आपको दिखाते हैं, और चुनावी महासंग्राम की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश सरकार को बताया गरीब विरोधी। कन्नौज की चुनावी रैली में कहा, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित पैसों को खर्च करने में नाकाम रही राज्य सरकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बाराबंकी में चुनावी रैली को किया संबोधित। बाराबंकी के नजदीक एयरपोर्ट बनाने का किया वादा। लखनऊ में डिंपल यादव और अपर्णा यादव ने की साझा जनसभा। लखनऊ कैंट से सपा उम्मीदवार हैं अपर्णा यादव। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश सरकार को ठहराया लचर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार। बाराबंकी की चुनावी रैली में कहा, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में राज्य में सबसे ज्यादा दंगे हुए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। बांदा की चुनावी रैली में लगाया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। भाजपा ने कांग्रेस, सपा और बसपा को करार दिया विकास विरोधी। भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने कहा, कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों पार्टी दिल्ली में मिले हुए हैं और राज्य में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मतदान केंद्रों पर दिखे चुनाव आयोग के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। बदायूं में ड्रोन कैमरे के जरिए की गई मतदान केंद्रों की निगरानी। धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कड़ा रुख। चुनाव आयोग को कल तक अपना पक्ष रखने का दिया निर्देश। बीजेपी ने दक्षिण वाराणसी सीट से बदला प्रत्याशी। श्यामदेव राय चौधरी के बजाय नीलकांत तिवारी लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 9 मार्च को होगा चुनाव। बीएसपी प्रत्याशी की मौत की वजह से टाल दिया गया था मतदान।